एसडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरे दोनों बेटे जवान हो गए थे। गांव में ही उन्होंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की थी। एक बेटा मैकेनिकल इंजीनियर था, दूसरा बेटा राजमिस्त्री का काम करता था। मैंने अपने दोनों बेटे का बिजनेस शुरू करवा दिया था। अब ये दोनों अपने बिजनेस में मगन थे और मेरा तीसरा बेटा राज और लता के पास था। हर हफ्ते मुझसे मिलने आया करता था, मुझे बहुत सारे पैसे दे जाया करता था और मुझे हर समय मिस करता रहता था। उसने कहा कि माँ, मेरे साथ आप शहर चलो। मैंने उसे मना किया और कहा, नहीं बेटे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं अपनी गलती का पछतावा यहीं पर रहकर करूँगी और तुम्हारे असली माँ बाप वहीं हैं। तुम वहीं जाकर रहो, मैं वहाँ पर नहीं आ सकती। वह अपनी आंखों में मोटी मोटी आंसू लिए चला गया और मैं अपने बीते हुए कल में खो गई, जो कि इस तरह से था और बड़ा भयानक था। मेरा नाम मिष्टी है। मैं बहुत गरीब थी। मेरी सहेली लता, उसकी शादी हो चुकी थी। एक दिन उसने मुझे अपने पति के साथ एक रात बिताने को कहा और उसने कहा, मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगी। मेरी सहेली के मुझ पर बहुत एहसान थे। बिना सोचे समझे ही लता को कह दिया। फिर एक रात मेरी सहेली ने मुझे दुल्हन की तरह तैयार किया और अपने पति के कमरे में भेज दिया। लेकिन उस टाइम मेरी जान निकल गई। मेरा नाम मिष्टी है। ये मेरी जिंदगी की एक दुख भरी कहानी थी, जिसे सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं बंगले में अपनी सहेली लता के साथ रहती थी और मेरी उम्र 21 साल की थी। मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। लेकिन मेरी सहेली को कोई औलाद नहीं था। मेरी शादी गांव में हुई थी और ऐसे इंसान से हुई थी जिसे किसी की फिक्र नहीं थी, ना ही मेरे बच्चों की। वह लापरवाह अय्याश तरह का इंसान था। उसने ना ही अपने माँ बाप का ख्याल था और ना ही अपनी पत्नी का। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था, मैं नौकरी करूँगी। मेरी सहेली लता जो शहर में रहती थी, मैं उसी के बंगले में काम करती थी, उसी के साथ रहने लगी थी। पिछले 7 सालों से उसके बंगले में रह रही थी, जबकि लता की शादी को 8 साल हो चुके थे। इन 8 सालों में उसने न जाने कितनी कोशिशें कर ली थी। बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया था और न जाने किस किस को अपनी परेशानी के बारे में बताया था। फिर भी उसके पास औलाद नहीं थी। शायद उसके भाग में अभी तक औलाद नसीब नहीं थी। मुझे मेरी सहेली बहुत प्यारी थी। मेरी सहेली लता, जिसने लव मैरिज की थी, उसने अपनी शादी के पूरे 1 साल के बाद मुझे अपने घर पर रख लिया था, क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से थी। फिर भी मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया। मेरे पापा लता के पापा दोनों आपस में दोस्त थे। मैं बचपन से ही लता के साथ पढ़ाई की थी और खेली कूदी थी। जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत होती, मेरी सहेली लता मुझे पैसे दे देती थी। इसी तरह मेरी शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों के बाद पापा भी इस दुनिया से जा चुके थे। शादी के बाद भी लता मुझसे बातें करती रही। मैं उसे अपनी सारी परेशानी बताती थी। लता कहती थी, फिक्र मत करो, मैं शादी के बाद तुझे अपने साथ ही रख लूँगी। तुम मेरे बंगले में काम कर सकती हो। लता अपनी हर अच्छी बुरी बात मुझे शेयर करती थी। मुझे उसका दुख देखा नहीं जाता था। लता उसके पति राज भी बहुत अच्छे लगते थे। उनका कहना था कि कुछ भी हो जाए, उन्हें तो बच्चा ही चाहिए। ये दोनों पति पत्नी के बीच में इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी। लेकिन लता के बच्चा ना होने की वजह से राज उनसे खफा खफा रहने लगा था। उनका कहना था कि मुझे तो सिर्फ बच्चा ही चाहिए, कुछ भी करके मुझे अपना खून चाहिए। राज कहते थे, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरे माँ बाप के मरने के बाद मैं अपनी पीढ़ी को कैसे आगे बढ़ाऊँगा। मैं चाहता हूँ मेरा भी अपना बच्चा हो और मेरे खानदान को आगे बढ़ाए। लेकिन अगर मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ, मेरा तो खानदान ही नहीं बन सकेगा। राज को अपनी जायदाद का वारिस चाहिए था। काफ़ी लोगों ने उन्हें ये भी राय दिया था वे बच्चा गोद ले ले, लेकिन लता का कहना था कि अपना खून तो अपना ही होता है, पराया पराया ही होता है। राज की भी जिद थी कि उन्हें तो अपना ही खून चाहिए था। लता ने हर तरह से कोशिश करके देख ली थी, लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। वह इस बात से और ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। उसने जादू टोना भी करवाया था। सारी कोशिश नाकाम हो गई थी। वह चुप करके बैठ गई थी और राज का कहना था अगर उनको उनका वारिस ना मिला तो वह दूसरी शादी कर लेंगे। लता तो राज से बहुत प्यार करती थी। वह नहीं चाहती थी उसका पति उनकी आंखों के सामने कोई दूसरी औरत ला कर रख दे। ऐसा तो राज भी नहीं चाहते थे, लेकिन वे भी मजबूर थे। इन सारे मामले में मैंने लता की बहुत मदद की थी। वह जहाँ भी इलाज के लिए जाती थी, मुझे अपने साथ लेकर जाती थी। इस मदद का मुझे तो बहुत फ़ायदा मिला था, लेकिन इस बार जो राज ने दूसरी शादी करने का पक्का इरादा कर लिया था, उन्होंने कहा था कि वे किसी भी हाल में अपना फैसला नहीं बदलेंगे। उन्हें अपने बच्चे की खातिर दूसरी शादी करनी होगी, लेकिन प्यार वे हमेशा लता से ही करेंगे।
लता उनकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती थी। लता की आंखों में राज कभी आंसू नहीं देख सकते थे। हर बार राज लता के आंसू देखकर अपने आप को दूसरी शादी करने से रोक लिया करते थे, जबकि वे लता को पूरा भरोसा दिलाते थे। जो जगह उनके दिल में लता की है, उसकी जगह वह कभी दूसरी पत्नी को नहीं देंगे। उन्हें सिर्फ दूसरी पत्नी से बच्चा चाहिए, क्योंकि लता और राज में लव मैरिज की थी। उनका कहना था कि मेरी मोहब्बत हमेशा ही मेरे लिए मेरी पत्नी रहेगी। अब तो लता की जान पर बन आई थी। अब तो कोई जादू टोना भी काम नहीं कर रहा था। राज ने फैसला कर लिया था, सो कर लिया था। लता बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। वे अपने कमरे में आंखों में आंसू लिए इधर से उधर चक्कर काट रही थी। मैंने उससे कहा कि लता, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो उसने कहा कि तुम्हें नहीं पता मिष्टी, मैं अपने पति की दूसरी पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि एक ही घर में रहते हुए मेरी सौतन आए। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद भगवान मुझे औलाद नहीं देगा, और इस वजह से मेरे पति के दिल में मेरे लिए मोहब्बत कम हो जाएगी, बल्कि ख़त्म हो जाएगी। मैं लता को तसल्ली दिया और कहा, ऐसा नहीं है लता, राज तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, वे मजबूरी में ही दूसरी शादी करना चाहते हैं। लता कहने लगी, क्या तुम्हें पता है, जब मेरे पति की दूसरी पत्नी घर में आ जाएगी और वे बच्चा पैदा करके दे देगी, तो उनके दिल में मेरे लिए जो बची खुची मोहब्बत है वह भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं तो उनको बच्चा नहीं दे सकी और मेरी सौतन उनको बच्चा देगी तो उसी को और उसके बच्चे को ही ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। फिर तो मेरी इज्जत इस घर में दो कौड़ी की भी नहीं रहेगी। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तुम जानती हो मेरे पापा के शहर में कितनी इज्जत है। मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ। तुम जानती हो कि मैंने बहुत ज़्यादा जिद करके राज से शादी की है। मेरे माँ बाप तो शादी के लिए तैयार नहीं थे। अगर उन लोगों को ये बात पता चल गई तो वह भी मुझे कहेंगे तुम्हारी ही गलती का नतीजा है। मैं उन लोगों से भी कुछ नहीं कह सकती। पति के दोस्त भी उनको यही राय देते हैं कि वे दूसरी शादी कर ले। ऐसा करने से इस घर में जो मेरी इज्जत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल कर ही रहूंगी। लता हद से ज़्यादा परेशान थी। फिर अचानक चक्कर लगाते लगाते एक तरफ को रुक गई और मेरे चेहरे की तरफ अजीब नज़रों से देखने लगी। मैं भी लता को ही देख रही थी कि अचानक उसका मुझसे क्या काम पड़ गया और वो मुझे इस तरह से क्यों देख रही है। तभी लता ने अचानक मुझसे कहा कि मिष्टी, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो। उसने अचानक मेरी आंखों में देखकर मेरे हाथों को थाम कर मुझसे सवाल किया। तो मैं हैरान रह गई थी। मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं तो हमेशा तुम्हारा काम करने के लिए तैयार रहती हूँ। तुम्हें मैं ऐसा कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं तो हमेशा तुम्हारी मदद करती रहूँगी, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है। मैंने कहा, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो बस मुझे अपना काम बताओ कि मुझे तुम्हारा क्या काम करना है, मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो उसने कहा, मैं आज तुमसे ऐसे मदद मांगने जा रही हूँ, शायद इस मदद के लिए तुम कभी तैयार ना हो। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। ऐसा आखिर कौन सा काम था और ऐसी कौन सी मदद थी जो मैं उसके लिए तैयार ना हो सकती थी। मैंने कहा, लता, मैं तुम्हारी मदद हर तरह से करने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारी मदद करने से मना कर दूँ। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया, मैं तुम्हें इनकार कर दूंगी। उसने कहा, जो बात अब मैं तुमसे कहने जा रही हूँ शायद तुम्हारे लिए सुनना और करना बहुत मुश्किल होगा। तुम मना भी कर दोगी। इस बात को सुनकर मुझे सच में बड़ी हैरानी हुई थी। आखिर ऐसी कौन सी मदद थी जो मुझसे चाहती थी। लेकिन अगले ही पल उसने मेरी आंखों में देखकर मुझसे ऐसी मदद मांग ली थी जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। लता की बात सुनकर एक पल के लिए मैं असमंजस में रह गई और मेरे चेहरे के असर बदल गए थे और मैं समझ गई थी मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मैं जानती थी कि तुम मेरी मदद नहीं करोगी इस मामले में, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल है और कोई भी औरत इस काम को इतनी आसानी से नहीं करेगी। फिर मैंने कहा कि लता, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकती हूँ, वह भी किसी को बिना बताए। इस काम से जितना नुकसान मुझे होगा उससे कहीं ज़्यादा तुम्हें भी होगा। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी। मुझे देखकर लता ने कहा, तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें उसकी भारी कीमत दूंगी। मैं तुम्हें अपने इस काम के बदले पूरे 70 लाख रुपए दूंगी। 70 लाख की रकम के बारे में सुनकर तो मेरे होश उड़कर रह गए थे। मैंने कभी जिंदगी में इतने ज़्यादा पैसे नहीं देखे थे। आंखों के सामने 70 लाख रुपए लहराने लगे थे।
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गरीब थी। मेरी शादी भी गरीब घर में हुई थी। मेरे सास ससुर वे लोग गांव में मेरे बच्चों के साथ रहते थे और मैं यहाँ पर शहर में लता के घर नौकरी करती थी। जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरा पति अय्यास और लापरवाह आदमी था और वो मेरे सास ससुर को और बच्चों को छोड़कर न जाने कहाँ चला गया था। और मैं यहाँ प्रदेश में काम करने के बाद हर महीने अपने सास ससुर को पैसे भेज दिया करती थी और कुछ पैसे मैं अपनी माँ को भी भेज दिया करती थी, क्योंकि वह भी बिल्कुल अकेली थी और सारे पैसे सास ससुर को घर चलाने के लिए और बच्चों की ज़रूरत के लिए दे देती थी। मेरी सास मेरे बच्चों को संभाल लिया। वे भी कम नहीं थी, मेरी एक ननद भी थी। वे आधे पैसे उसी में उड़ा दिया करती थी और उन्होंने न जाने कई लाख रुपए का कर्जा भी लिया हुआ था। 70 लाख रुपए हमारे लिए बहुत ज़्यादा थे, इसलिए ये रकम तो बहुत बड़ी थी और काम बिल्कुल आसान था। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे डर था कि मेरे सास ससुर को इस काम के बारे में ना पता चले, नहीं तो वो मुझे गलत समझेंगे। वैसे भी मैं इतनी दूर शहर में अपने सहेली के घर काम करती थी, इसलिए वो लोग चुप थे। उन्हें हर महीने पैसे मिल रहे थे। वे कभी इतनी दूर मुझे नहीं आने देते और उनका बेटा भी निकम्मा और आवारा था, इसलिए मेरे सास ससुर भी चुप थे और वे अपनी मर्जी से खर्च भी कर रहे थे। लेकिन मैंने ये बात अपने सास ससुर से नहीं छुपाई और उनसे बात की। वैसे भी पूरी उम्मीद थी कि जब 70 लाख रुपए की रकम के बारे में सुनेंगे तो वे जल्दी इस काम के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मेरे सास ससुर लालची भी थे और उनका क्या जाता, उनको तो पैसों से मतलब था। यही सोचते हुए मैंने जल्दी लता का काम करने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इस काम के लिए राज को भी तैयार करना होगा। फिर मैंने लता से कहा कि इस बारे में अगर किसी बाहर वाले को पता चल गया, तुम्हें पता है ना कितनी बुरी बुरी बातें बनाएंगे लोग और तुम्हारे पति के रेपुटेशन पर भी फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि राज इस काम के लिए राजी हो जाएगा या नहीं। लता कहने लगी, जब मेरे पति दूसरी शादी करने के लिए तैयार हैं तो इस काम के लिए तो बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। तुम्हें पता है, मैं ये बात अपने दिल पर पत्थर रख कर रही हूँ। मैंने कहा, लता तुम एक बार राज से बात करो, इसके बाद हम इस काम की शुरुआत करेंगे। ये बहुत बड़ा काम है और बहुत खतरनाक काम है, तुम सोच समझ लो। लता कहने लगी, मुझे पता है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बात है। मैंने लता से कहा, तुम एक बार फिर से सोच लो, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। लता ने कहा, बड़ी मुश्किल ही फैसला किया है और अब मैं फैसले से मुकरने वाली नहीं हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं कंट्रोल कर लूँगी। बस तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाए। लता अपना इरादे की पक्की थी, उसने इरादा कर लिया था और वह पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने कहा, वह सारी जिंदगी के लिए सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती है, लेकिन एक रात के लिए परेशानी से ज़रूर गुजर सकती हूँ, इसलिए वह सब करना ही होगा। मैंने भी अपने दिल को पक्का कर लिया था। ये काम मेरे लिए भी बहुत बड़ा था। मेरा पति तो पिछले 2 सालों से घर से गायब था, लेकिन उसे पता चल जाता तो बड़ी मुश्किल हो जाती। लेकिन उस निकम्मे और आवारा आदमी को ना ही अपने बच्चों की खबर थी, ना ही मेरी और ना ही अपने माँ बाप की, इसलिए मुझे अपने पति की कोई परवाह नहीं थी। ये काम सच में दिल दहलाने वाला था। अगर मेरा पति लौट आया तो मुश्किल होगा और वह लालची था। मैं हर तरह से लता की मदद करने के लिए तैयार रहूंगी, जितना हो सकता है। लोगों से हमें इस बात को छुपाकर ही काम करना होगा, क्योंकि लोगों के सामने अगर राज और लता का पोल खुल जाएगा तो लोग उन्हें गलत समझेंगे। वैसे मुझे राज से भी डर लग रहा था, क्योंकि राज गुस्से का बहुत तेज था। लता से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चलता कि लता ने ही ये सब प्लानिंग बनाई है तो न जाने उनका व्यवहार मेरे साथ कैसा होगा। और लता को राज के आने का इंतजार था। दरअसल हमारा प्लानिंग ये था कि लता ने कहा था, तुम मेरे पति का बच्चा पैदा करके मुझे दोगी, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर की सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन एक रात के लिए अपने पति को दूसरी औरत के साथ सिर्फ बच्चे के खातिर बर्दाश्त करने में कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ एक रात की तो बात है। लता ने कहा था, मेरे पति के साथ एक रात गुजारोगी और मेरे बच्चे को पैदा करके दोगी। बच्चा पैदा हो जाने के बाद हमारा बच्चा हमें वापस कर दोगी। उसके बदले मैं तुम्हें 70 लाख रुपए दूंगी। मुझे इस काम से कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि मेरे पास तो पहले से ही 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी थी। भगवान ने मुझे बेटा और बेटी दोनों दे दिए थे, इसलिए अब मुझे किसी बच्चे की ज़रूरत नहीं थी। और राज को तो वैसे भी उनका अपना बच्चा चाहिए था, वरना लता को मैं अपना एक बच्चा देने को तैयार थी। अगर वे काम किसी और से कहते तो उनकी रेपुटेशन में फ़र्क पड़ सकता था। मैं उनके घर में रहती थी और उनके परेशानी को अच्छी तरह से समझती थी, इसलिए उन्होंने ये काम मुझे करने के लिए कहा था।
लेकिन एक औरत के लिए ये काम बहुत मुश्किल है। अब अपने पति के साथ किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त करे, ये भी लता की बड़ी मजबूरी थी। लेकिन लता ने इस काम के साथ साथ मुझे सच भी बताई थी। कहा था कि सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मर्द की फितरत कभी भी बदल सकती है। इसलिए मैं तुम्हें एक बात कह रही हूँ कि बच्चा पैदा हो जाने के बाद तुम अपने गांव अपने बच्चे के पास चली जाना। उसके बाद हम तुम्हें अपने घर में नौकरी पर नहीं रख सकते। मुझे लता की बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने उसे कहा था, फिर मैं कहाँ काम करने जाऊंगी और मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा। लता ने कहा, 70 लाख रुपए मिल जाने के बाद तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात अगर फिर भी तुम्हें मुश्किल हुई तो मेरा नंबर तुम्हारे पास है, तुम मुझे कॉल कर सकती हो। तुम्हें जितने पैसों की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें देती रहूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी ज़िंदगी का एहसानमंद हो जाऊँगी, इसलिए सारी ज़िंदगी तुम्हारी मदद भी करती रहूँगी। लता की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने अपने सास ससुर को कॉल लगाई और उसको ये सारी बात बता दी थी। पहले तो मेरे सास ससुर को इस बात पर गुस्सा भी आया, क्योंकि गांव के लोग थे। फिलहाल कोई भी इंसान ऐसे अपनी बहू को किसी और के हवाले नहीं कर सकते थे। लेकिन मेरे सास ससुर भी लालची इंसान थे। पैसे का सुनते ही उनके मुंह से लार टपक रही थी। मेरी सास कहने लगी, कोई बात नहीं मिष्टी, वह तुम्हारी बचपन की सहेली है, उस नाते वह आदमी तुम्हारा बहनोई भी लगेगा। अगर वे लोग इतने मजबूर और लाचार हैं तो तुम इस काम को कर सकती हो। और वे लोग भी लालची थे और उनका बेटा पहले से ही निकम्मा था। मेरी बेटी कुछ बड़ी हो गई थी, वह अपने दोनों भाइयों का ख्याल रखती थी और खाना वगैरह बना लिया करती थी। मैं जो पैसे यहाँ से भेजती थी, मेरे सास ससुर उन पैसों को दोनों हाथों से लुटा रहे थे। मेरे सास ससुर पहले खेती वगैरह भी कर लिया करते थे और मेहनत मजदूरी से पैसे कमा भी लेते थे। लेकिन अब मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी थी। मैंने खुद नौकरी करना शुरू कर दिया था। 70 लाख रुपए की रकम के बारे में सुनकर उन लोगों ने मुझे जल्दी से इजाज़त दे दी थी। उन लोगों ने कहा था उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है, उन्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब है। मैं हमेशा ये सोचती थी, कैसे लालची लोग हैं। इससे अच्छा तो मैं अपने बच्चों को यहीं पर ले आती और यहीं पर रख लेती तो ज़्यादा अच्छा था। मेरी माँ भी तो बूढ़ी हो गई थी और मेरी माँ भी उन बच्चों के सहारे जी रही थी। इसी मजबूरी में मैंने अपने बच्चों को वहाँ छोड़ा हुआ था। अगर मैं बच्चों को अपने साथ ले आती तो मेरी माँ भी बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। मैंने जब लता से ये बताया कि मेरे घर वाले राजी हैं तो लता बहुत खुश हो गई थी। और लता ने जब मुझे ये बताया कि उनके पति भी खुश हो गए हैं, पहले तो थोड़े नखरे दिखा रहे थे, लेकिन उन्हें भी औलाद चाहिए थी और अपना ही खून चाहिए था, इसलिए वे भी इस काम के लिए तैयार हो गए थे। रात होते ही लता ने मुझे अपने कमरे में भेज दिया। आज मैंने लता की आंखों में आंसू देखे थे। आज उसे इस तरह से तड़पते हुए देखा था जैसे कोई मछली बिन पानी का तड़प रहा हो। कभी कभी औरत मजबूर हो जाती है कि उसे जो नहीं करना होता, मजबूरी की वजह से वह करना पड़ जाता है। आज मैं लता को बहुत लाचार मजबूर होते हुए देख रही थी। उसने मुझे गले से लगाया और कहा कि मुझे मायूस मत करना। जिस इरादे से मैं तुम्हें भेज रही हूँ, भगवान करे मेरा इरादा पूरा हो जाए और मेरे पति को औलाद मिल जाए, ताकि मेरे बच्चे की कमी पूरी हो जाए और मेरा पति भी मुझसे अलग ना हो। मैं राज के साथ उसके कमरे में चली गई। लता के लिए ये रात कांटों पर गुजरी थी। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ था। हमें ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और जल्द ही मेरी तबीयत पहले दिनों से ख़राब रहने लगी थी। लता ने मुझे शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने हमें गुड न्यूज़ सुना दिया था। लता और राज बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। लता से ज़्यादा तो राज खुश था। उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पहली कामयाबी तो हमें मिल चुकी थी। मेरी आंखों के सामने 70 लाख रुपए की रकम थी। उधर मैंने नोट किया था। राज और लता भी बहुत ज़्यादा खुश थे। उन दोनों की आंखों के सामने बच्चा घूम रहा था। अब सारे रिश्तेदारों के सामने राज ने खबर फैला दी थी कि लता प्रेग्नेंट है। राज के सारे रिश्तेदार भी खुश हो गए थे। अब उन दोनों ने राहत की सांस ली थी, क्योंकि अब उनके सालों पुराने तमन्ना पूरी होने वाली थी। राज की खुशी देखकर मुझे एक पल के लिए घबराहट हो गई थी। शुरू में मुझे लगा कि सब अच्छे से ही हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। मैं परेशान थी। राज और लता अपने बच्चे के आने के सपने देख रहे थे। वे दोनों मियाँ बीवी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं उनके घर में रह रही थी और इतने सालों में उन लोगों की सेवा करती रही। आज ऐसा टाइम था कि ये दोनों
पति पत्नी इस तरह से देखभाल कर रहे थे जैसे मैं उस घर की रानी हूँ और ये मेरे नौकर हैं। लेकिन हमारे लिए एक नई मुसीबत आ गई थी। लता के रिश्तेदारों को जब पता चला वह प्रेग्नेंट है तो वह काफ़ी सारे लोग उससे मिलने के लिए आ रहे थे और उनसे न जाने किस किस तरह के सवाल कर रहे थे। लता तो प्रेग्नेंट नहीं थी, इसलिए उसके पास सवाल का जवाब नहीं होता था, तो वह कंफ्यूज हो जाती थी। राज ने कहा कि हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ पर कोई ना कोई आता जाता रहता है। लता की प्रेगनेंसी का किसी को यकीन नहीं हो रहा था। राज ने कहा कि ऐसा ना हो, लोगों को गड़बड़ का एहसास होने लगे। इतने मेहमान के आने की वजह से लता और मुझे, हम दोनों को ही बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि लता को आराम करना होता था और मुझे घर का सारा काम करना पड़ जाता था। इसलिए मैंने उनको राय दिया कि हम उनके दूसरे शहर में बने हुए घर में रहने के लिए चलते हैं। वहाँ पर हम आराम से टाइम बिता लेंगे और राज अपने रिश्तेदारों को बता देंगे लता अपने मायके जा रही है। इस तरह से कोई भी समस्या नहीं होगी और हम लोग वहाँ पर आसानी से टाइम पूरा कर लेंगे। राज को भी मेरा ये आइडिया बहुत अच्छा लगा था। राज ने अपने दूसरे घर में मुझे और लता को शिफ्ट कर दिया था। इस घर में कोई नहीं था। साथ में राज ने चौकीदार और एक नौकरानी को भी भेज दिया था हमारा ख्याल रखने के लिए, क्योंकि मैं अब कोई काम नहीं कर पा रही थी। इधर बंगले में अगर कोई मेहमान आ जाता मुझे काम करना पड़ जाता था कि किसी को हम पर शक न हो। इस घर में हमारी ज़रूरत की हर चीज़ सुख सुविधा मौजूद थी। हम लोग यहाँ आने के बाद बहुत सुकून में थे और लता मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। लता बहुत अच्छी और मेहरबान लड़की थी। मैं सोचती थी ये दोनों तो इतने अच्छे हैं, फिर उनके साथ अच्छा क्यों नहीं हुआ। क्या सच में अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता। फिलहाल टाइम बीतता गया और मुझे अजीब अजीब तरह के ख्याल आने लगे थे और अब मेरा सोच बदलने लगा था। मेरा बच्चा पेट में लाते मारने लगा था। पहली बार जब उसने मेरे पेट में हरकत करनी शुरू की थी तो मुझे अजीब सा महसूस हुआ था। आधी रात को अचानक मेरी आंख खुल गई थी। मैं उठकर बैठ गई थी। मैंने अपने पेट पर जैसे ही हाथ फेरा, अंधेरे में मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। मुझे महसूस हुआ मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है, मुझे कह रहा है कि माँ मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे किसी को मत दो, मैं तुम्हारा हूँ, मुझे अपने साथ रखो। इसी तरह के मुझे हर दिन सपने आने लगे थे। सारी सारी रात मैं जागकर बिताने लगी थी। मेरा मन धीरे धीरे बदलने लगा था, क्योंकि अब हर रात मेरे साथ ऐसा ही होता था। मेरी नीयत बदल रही थी। मैं परेशान थी। मुझे 70 लाख रुपए छोटे और बेकार लग रहे थे। मुझे लग रहा था कि 3 बच्चे होने के बाद मुझे और बच्चों की चाहत नहीं होगी। मेरे लिए पैसा ज़रूरी था, बच्चे नहीं। बच्चे तो मुझे पहले ही मिल चुके थे। मेरी कोई ख्वाहिश भी नहीं थी, क्योंकि बेटा और बेटी दोनों ही मेरे पास थे। मुझे क्या पड़ी थी बेवजह एक और बच्चा पैदा कर लेती, क्योंकि महंगाई का दौर है। इस दौर में अपना खाना पीना ही मुश्किल चल रहा था, ऊपर से बच्चों को पालना बहुत ही भारी था। लेकिन अब मेरा ख्याल गलत साबित हो गया था और बच्चा पहला हो या आखिरी, अपनी औलाद तो अपनी ही होती है। लता ने मेरी परेशानी को भांप लिया था। एक दिन मैं राज से लता को बातें करते हुए सुन लिया था। लता राज से कह रही थी कहीं ऐसा ना हो मौका पर मिष्टी की नीयत बदल जाए। राज ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, उसकी नीयत कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि उसके पास पहले से ही बच्चे हैं। उसे पैसों की ज़रूरत है, बच्चों की नहीं। वह मुझसे भी बार बार सवाल करती थी कि मैं चुप क्यों रहती हूँ। राज हर हफ्ते यहाँ पर चक्कर लगाने के लिए आते थे और मेरे लिए बहुत सारे फ्रूट और जूस और ज़रूरत की चीज़ें लेकर आते थे। हर महीने डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा था। फिर जैसे तैसे दिन भी आ गया था। डॉक्टर ने मुझे डेट भी दे दी थी। ये बात लता ने जल्दी राज को बताई तो वह बहुत ज़्यादा खुश होने लगे थे। राज ने मेरे इलाज के लिए लता को बहुत सारे पैसे दिए हुए थे और कहा था किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इधर मेरा मन बार बार अपने बच्चे के लिए परेशान था। रात का टाइम था। लता ने मुझे कहा सुबह हमें अस्पताल जाना है, क्योंकि बच्चा पैदा होने में आज की रात ही रह गई थी। अगले दिन लगभग 10 बजे के टाइम में मुझे हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होना था। ये बात सुनकर मुझे डर लगने लगा था और फिर मेरा ऑपरेशन होगा। मैंने दिल में सोचा मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकती। ये मेरा बच्चा है, मैं उस 70 लाख रुपए की वजह से किसी दूसरे के हवाले नहीं करूँगी। भले ही इस बच्चे का बाप राज थे, लेकिन माँ तो मैं थी जो उसको जन्म देने वाली थी। बाप से ज़्यादा ममता माँ के दिल में होती है, जो पूरे 9 महीने तकलीफ सहकर उसे अपनी कोख में रखती है, और वे किसी दूसरे के माँ के गोद में कैसे डाल सकती थी। मैंने सोच लिया था ये बच्चा मेरा है। मैं उस 70 लाख रुपए में तो क्या 80 करोड़ में भी किसी को नहीं दूंगी। मेरी नीयत और मेरा इरादा दोनों ही बदल चुके थे। रात होने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और चुपके से वहाँ से भाग आई थी।
मुझे तकलीफ़ भी होनी शुरू हो गई थी क्योंकि मेरी डिलीवरी का टाइम हो चुका था। मैं जल्दी ही निकल आई। मैंने रात वाली बस पकड़ी और उस पर सवार हो गई। मैंने राज और लता को बहुत बड़ा धोखा देकर वहाँ से भाग निकली थी क्योंकि मुझे अपना बच्चा चाहिए था और मैं उसे किसी और को नहीं दे सकती थी। बच्चे की जुदाई में राज और लता का क्या हाल हुआ होगा, मैं उस बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। मुझे सिर्फ ख्याल था अपने बच्चे का, जिसे बचाना मेरी जिम्मेदारी थी। मैं अपने गांव पहुंच गई थी, लेकिन अब मुझे दर्द तेजी से शुरू हो गया था। मैं अपने ससुराल अपने बच्चों के पास नहीं गई। मैं अपनी बूढ़ी माँ के पास चली गई और उनसे अपनी सारी समस्या बताई। वह तो एक माँ थी, मेरी दर्द जल्दी समझ गई और उन्होंने मुझे छुपा लिया और दाई को बुला कर लाई। मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। माँ ने भी मुझे छुपा कर रखा था और 2 साल तक मेरी सेवा करती रही क्योंकि मैं जो अपनी माँ को पैसे भेजती थी, मेरी माँ उसे खूब बचा कर रख रही थी। आखिर वह पैसे मेरे ऊपर खर्च कर डाले थे। मुझे बस यही परेशानी हो रही थी, कहीं राज के आदमी यहाँ पर ना आ जाए और मुझसे मेरा बच्चा ना छीन ले। मुझे जल्दी से जल्द अपना बच्चा यहाँ से लेकर कहीं दूर जाना होगा। मुझे राज और लता से डर लग रहा था और ये भी डर था कहीं मेरे सास ससुर को ये बात ना पता चले। वे लोग लालच में आकर ये बच्चा वहाँ पर पहुँचा देंगे। इसलिए ये घर मुझे छोड़ना होगा क्योंकि मेरी माँ के घर में मेरे ससुराल ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ के लोग का मेरे यहाँ पर आना जाना रहता था। किसी को भी भनक लग जाती तो वो मेरे सास ससुर को बता देते और सास ससुर लालची थे। मजबूरन मेरा बच्चा वे लोग राज को देना पड़ता। यही सब सोचकर मेरी माँ ने अपने मायके में मुझे भेज दिया। वह काफ़ी दूर था और वहाँ पर मेरे ससुराल का कोई कनेक्शन भी नहीं था, ना ही किसी को पता था। मैं कुछ भी करके अपना बच्चा राज को और लता को नहीं दूंगी। मैंने ये तक नहीं सोचा वह मेरी सहेली थी जिसने सारी ज़िंदगी मुझ पर एहसान किए थे। मैं खुद का बच्चा भी उसे देना चाहती थी। फिर मुझे ऐसा क्या हो गया? मैंने उन दोनों का नमक खाया था। उन्होंने मुझे खाना दिया, मुझे पहनने के लिए कपड़े दिए और मुझे रहने के लिए जगह दिया। अगर ये सब ना देते तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी ना होता। मैं लता की किसी भी अच्छे बात को याद नहीं किया। उन दोनों को बच्चों का सपना दिखाकर अचानक उनकी आंखों से उनके सारे सपने छीन लिए। अब वादा पूरा होने का टाइम आया तो मैंने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया। मुझे नहीं पता था एक माँ इतनी खुदगर्ज होती है जितनी मैं हो गई थी। दोनों ने मुझ पर भरोसा किया था। मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत दूर चली गई थी। यहाँ छोटा सा गांव था, यहाँ पर बहुत कम लोग रहते थे। यहाँ पर मैंने पुरानी सी झोपड़ी बना लिया था और अपने बच्चे की परवरिश करने लगी थी। शायद मुझे लता और राज ने ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं इतनी दूर जा चुकी थी जिसके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं चल पाया था। यहाँ पर भी मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया था और मैं अपने बच्चे को अपने कमाई में ही पाल रही थी। लेकिन शायद मुझे मेरे किए की सज़ा मिलनी ही थी क्योंकि मैंने उन दोनों का दिल दुखाया था। मुझे मेरे किए की सज़ा इस तरह मिला कि एक दिन अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। गांव के ही लोगों ने मुझे मजबूर समझकर एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहां पर पता चला मुझे कैंसर जैसी भारी बीमारी लग गई है और कब तक मैं जी पाऊंगी, न जाने किस दिन मेरी मौत आ जाए। मैं अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी एक डायरी में लिखना शुरू कर दी ताकि जो गलती मैंने की है वह आगे कभी कोई औरत ना करे। मैं डायरी रोज़ लिखती थी। देखते ही देखते मेरा बेटा 12 साल का हो गया। मेरा बेटा बचपन से ही बहुत समझदार था क्योंकि राज भी समझदार था और ईमानदार आदमी थे और वह हूबहू अपने बाप पर गया था। भगवान ने मेरे बेटे की परवरिश करने के लिए शायद मुझे 12 साल तक जिंदा रख लिया था। एक दिन न जाने कैसे मेरे बेटे के हाथ में वह डायरी लग गई। उसे मैं गांव के ही सरकारी स्कूल में फ्री में पढ़ाया करती थी। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एक दिन मेरे बेटे ने मेरी डायरी पढ़ ली और उसने मेरी हकीकत के बारे में सब कुछ पता चल गया। जब उसने मुझसे इस बारे में सवाल किया तो मैं बहुत डर गई। उसे कहाँ से पता चला? तब उसने मुझे डायरी दिखाई। ये सदमा भी बर्दाश्त ना कर सकी और मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। मेरे बेटे ने शायद मेरी जान बचाने के लिए मेरे साथ बहुत कुछ किया। उस डायरी में वह शहर का नाम, उस बंगले का एड्रेस लिखा हुआ था जिसमें राज और लता का बंगला था। मुझे गांव के ही मौसी के पास छोड़कर राज और लता के पास चला गया। मेरी डायरी भी अपने साथ ले गया। मैंने उसे जाने से बहुत मना किया था, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और अकेला ही चला गया। और जब वहाँ गया तो उसने सारी हकीकत राज और लता को बताई। उनको बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने उसकी बात को सुनकर सोचा कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है, लेकिन जब उन्होंने उसका डीएनए टेस्ट करवा कर देखा, उसकी शक्ल को गौर से देखा, वह लड़का बिल्कुल हूबहू राज पर ही गया था। इस बात का भरोसा उन दोनों को ही हो गया था
क्योंकि वह उन दोनों की औलाद था। राज और लता अपने गुस्से की वजह से चाहते थे वे हमारी मदद ना करें। मेरे बेटे ने कहा था कि आप लोग मेरे साथ चलिए और मेरी माँ की जान खतरे में है, उसको शहर इलाज के लिए लेकर आना है और उसका ऑपरेशन होना है, वरना वह मर जाएगी। राज और लता का तो आज तक कोई बच्चा नहीं हुआ था और मेरे भाग जाने के बाद उन्होंने बच्चे की ख्वाहिश को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि राज का कहना था शायद भगवान नहीं चाहता हमारे पास बच्चा हो। भगवान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं ऐसा हो सकता है, वह दूसरी शादी कर ले और उस औरत की नीयत बदल जाए। यही सब सोचते हुए उन्होंने औलाद का ख्याल दिल से ही निकाल दिया था, क्योंकि वे बेचारे तो मेरे भरोसे बैठे हुए थे। जब वे दोनों उस लड़के के साथ मुझसे मिलने के लिए आए, मुझे देखकर उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। फिलहाल उन्होंने मुझे इतना बीमारी में तड़पते हुए देखकर माफ़ कर दिया था, लेकिन उन्होंने मुझसे शिकायत की, तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया था, तुम जानती थी हमने घर वालों से झूठ बोला था। जब तुम भाग गई तो हमने लोगों से कहा अस्पताल में हमारा बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन अस्पताल में किसी ने चोरी कर लिया, बच्चे का पता न चल सका और हम बेऔलाद रह गए। हमें क्या पता था आज 12 साल के बाद हम अपने बेटे को इस तरह से देखेंगे। मैंने उन दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और दोनों ने मुझे माफ़ कर दिया और वे लोग मुझे शहर ले गए और वहाँ ले जाकर उन्होंने मेरा एक अच्छे अस्पताल में ऑपरेशन करवाया। भगवान ने शायद मुझे ज़िंदगी दी थी। मेरी गलती तो बहुत बड़ी थी, जिसके लिए मुझे मौत मिलती तो भी कम थी, लेकिन मेरे बेटे और उसकी मेहनत का नतीजा था मैं बच गई थी। मेरे बच्चों को पता चल गया था कि मैं 12 साल तक कहाँ छुपी रही। मेरा पति तो 10 साल पहले किसी एक्सीडेंट में मर गया था। मेरे बच्चों ने मुझे तलाश करने की बहुत कोशिश की। एक तरफ से मैंने अपने बच्चों का भी दिल दुखाया। मैंने अपने तीनों बच्चों को छोड़कर चली गई थी। मेरे तीनों बच्चे जवान हो गए थे। इधर जो राज का बेटा था, 12 साल तक वह राज और लता से दूर रहा। मैंने राज और लता का बेटा उनको सौंप दिया था, लेकिन मेरा बेटा मुझे ही अपनी माँ समझता था। उसे सारी हकीकत के बारे में तो पता चला था, लेकिन मैंने उसे कहा कि बेटा शायद यही मेरी गलती का पछतावा है, मैं इसी तरह से अपनी गलती को सुधार सकती हूँ। मैं तुमसे मिलने के लिए आया करूँगी, लेकिन वे तुम्हारे असली माँ बाप हैं। इस तरह से मैं अपने गांव के बच्चों के पास चली गई और राज लता को उनका बेटा वापस कर दिया। अब वह लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। इधर मैं अपने बच्चों के साथ रहकर खुश हूँ। लता ने 3 सालों के बाद भी अपना वादा निभाया। उनका बेटा उन्हें सौंप कर मुझे 70 लाख रुपए दिए। मुझे 70 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा अब तुम्हारा कोई भी कमाने वाला नहीं है, इसलिए तुम पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मुझे अफसोस हो रहा था, भले उनके साथ मैंने बहुत कुछ गलत किया था, लेकिन मुझे अपने छोटे बेटे की याद भी सताती थी। जब मुझे उसकी याद आती तो मैं उससे मिलने के लिए चली जाती हूँ। लता और राज ने अपने रिश्तेदारों को बताया कि उनका वही बेटा है जो अस्पताल में चोरी हो गया था और 12 साल के बाद उनको मिल गया है। मेरे बेटे ने राज और लता को अपने माँ बाप मान लिया था और उनके साथ उनके घर में बहुत खुश था और मैं यहाँ अपने तीनों बच्चों के साथ खुश थी। और मेरे ससुर की भी मृत्यु हो गई थी और मेरी सास भी बहुत बूढ़ी हो गई थी और मेरी माँ भी बहुत बूढ़ी हो गई थी। मैं उन दोनों के साथ अपने तीनों बच्चों को लेकर रह रही थी और मेरे दोनों बेटे जवान हो गए थे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।